नया अध्याय, ठीक है। और हमने कहा था कि आज से हम लोग पढ़ेंगे क्या? पुष्यभूति राजवंश, या संक्षेप में अगर कहें तो वर्धन राजवंश या वर्धन वंश, जो आप कहेंगे। इतिहास में पुष्यभूति राजवंश भी कहा जाता है इस राजवंश को, वर्धन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इस राजवंश में जितने भी शासक आप आगे देखेंगे, वो राज्यवर्धन हो, वो नरवर्धन हो, वो प्रभाकर वर्धन हो, आदित्य वर्धन हो, हर्षवर्धन हो, सबके नाम के अंत में वर्धन शब्द आया है। इसलिए इस राजवंश को हम क्या कह सकते हैं? वर्धन राजवंश कह सकते हैं। भारतीय इतिहास में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राजवंश है। आप अगर देखेंगे, अब ये आप अगर देखेंगे तो पाएंगे, आपने अगर ठीक से इतिहास का अध्ययन किया हो तो आप पाएंगे कि गुप्तों के बाद उत्तर भारत को राजनैतिक स्तर पर सुसंगठित करने का श्रेय इसी राजवंश को जाता है। यानी कि गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति पैदा हुई, हमने आपको बताया था कि राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति पैदा हुई, अनेक छोटे छोटे नए नए राजवंशों का उदय हुआ, ठीक है। विकेंद्रीकरण की यह स्थिति लगभग वैसी ही थी जैसा सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत की थी। उत्तर भारत अनेक छोटे छोटे नए नए राजवंशों में विभाजित हो चुका था गुप्तों के पतन के साथ साथ। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक बार राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित करने का श्रेय वर्धन वंश के शासकों को जाता है। नो डाउट, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के ऊपर जो भी भूभाग आप देख रहे हैं, जहां कभी गुप्तों का प्रत्यक्ष शासन होता था, उन सीमाओं तक इस राजवंश के शासकों ने अपना साम्राज्य विस्तृत किया है। इसी राजवंश का शासक आप देखेंगे हर्षवर्धन को इसी कारण सकलोत्तरा पथनाथ यानी संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी कहा गया है, ठीक है। तो भारत को गुप्तों के पतन के बाद एक बार पुनः राजनीतिक रूप से सुदृढ़ करने, एकीकृत करने और संगठित करने का श्रेय वर्धन वंश को जाता है, ठीक है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राजवंश है पूर्व मध्ययुगीन भारत का। पूर्व मध्ययुगीन भारत का यह पहला ऐसा राजवंश है जिस राजवंश ने वास्तव में अपने आप को साम्राज्य कहलवाया, अपने सीमाओं को या अपने द्वारा ऑक्युपाइड क्षेत्रों को साम्राज्य कहलवाया, ठीक है। इस राजवंश के विषय में जो जानकारी देने वाले स्रोत हमारे पास हैं, जैसा कि हम लोग हमेशा कोई नया राजवंश जब शुरू करते हैं, कोई नया चैप्टर जब शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? उस राजवंश के विषय में जो हमारे पास जानकारी है वो किन किन स्रोतों से है। और हम हमेशा बताते हैं कि इतिहास में जानकारी देने वाले स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। इन्हीं दोनों साक्ष्यों को आधार बनाकर इतिहासकारों द्वारा तदयुगीन समय का इतिहास लिखा जाता है। वर्धन वंश के विषय में या पुष्यभूति राजवंश के विषय में जानकारी देने वाले ये दोनों ही प्रकार के स्रोत प्रचुरता के साथ उपलब्ध होते हैं। बड़ी मात्रा में साहित्यिक साक्ष्य भी एज वेल एज पुरातात्विक साक्ष्य भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्यिक स्रोतों की। वर्धन वंश के विषय में जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोतों में सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है वो है आपका हर्षचरित। हर्षचरित एक ग्रंथ है, बड़ा ही कह सकते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हम पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतिहास से संबंधित तमाम घटनाओं का वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। हर्षचरित ये ग्रंथ किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। हमने आपको बताया था ये ग्रंथ लिखा था बाणभट्ट ने। और बाणभट्ट था कौन?
किसका दरबारी था? हर्षवर्धन। इसी वर्धन वंश का जो शासक है हर्षवर्धन, उसी हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और उसने हर्षवर्धन का चरित्र लिखा। ये बेसिकली एक चरित्र काव्य है, ठीक है। हर्षवर्धन का चरित्र लिखा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हर्षवर्धन को ही केंद्रित किया। हर्षवर्धन के पहले के समय के इतिहास का भी वर्णन इस ग्रंथ में हमें मिलता है। ये एक बहुत विशाल ग्रंथ है हर्षचरित, और इस हर्षचरित में कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। और हर्षचरित के इन अध्यायों को कहा जाता है उच्छ्वास, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा रामायण के अध्याय, रामायण में कितने अध्याय हैं? 10, 7। रामायण में 7 अध्याय हैं। और अध्यायों को क्या कहा जाता है? कांड। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, अरण्य कांड है, लंका कांड है, सुंदर कांड, तमाम कांड, ठीक है। हर अध्याय को क्या कहा जाता है? कांड। इसी तरह महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18। और अध्यायों को क्या कहा जाता है? पर्व। इसी तरह वेद आपने देखा होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितने अध्याय हैं? हाँ बताइए। 10 अध्याय, बहुत सही। ऋग्वेद में 10 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय को किस नाम से जाना जाता है? मंडल। उसी तरीके से हर्षचरित में कुल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। और अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? उच्छ्वास। इन 8 अध्यायों में प्रथम 3 अध्याय जो हैं, अध्याय 1, 2 और 3, इन अध्यायों में बाणभट्ट ने अपनी जीवनी लिखी है कि मैं कौन हूं, मेरे माँ बाप कौन थे, मैं कहाँ का रहने वाला था, मैंने क्या किया, मैंने कैसे ग्रंथ लिखे, मेरी जीवनचर्या क्या थी, इत्यादि इत्यादि। शुरू के 3 अध्याय जो हैं उसमें बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और बाकी के जो 5 अध्याय हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन अध्यायों में बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का जीवन चरित्र लिखा है। हर्षवर्धन के पूर्वज कौन थे, उन पूर्वजों की उपलब्धियां कैसी कैसी थी, ठीक है, उनका राज्य कैसा था, उनका साम्राज्य कितना विस्तृत था, फिर हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, उसका सिंहासनारोहण कब हुआ, राजा बनने के बाद हर्षवर्धन ने कैसी कैसी उपलब्धियां अर्जित की, इत्यादि इत्यादि बातों की जानकारी बाकी के 5 अध्यायों में मिलती है। तो ये हर्षचरित जो है वो एक तरीके से वर्धन वंश के इतिहास पर जानकारी देने वाला एक प्रमाणित ग्रंथ माना जा सकता है, ठीक है। दूसरा ग्रंथ कादंबरी। कादंबरी किसने लिखी? कादंबरी भी हर्षचरित नहीं, बाणभट्ट ने लिखी। कादंबरी का लेखक भी बाणभट्ट है, और कादंबरी को संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। ये बहुत बड़ा उपन्यास है, और उपन्यास है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऐतिहासिक और तमाम अलग अलग बातें लिखी गई होंगी। उन सारी चीजों के साथ इसमें ऐतिहासिक तथ्यों का भी समावेश मिलता है। हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन, हर्षवर्धन के समय के समाज की सामाजिक स्थिति के विषय में इत्यादि बातों की जानकारी हमें कादंबरी से ही प्राप्त होती है। कादंबरी का लेखक कौन है? बाणभट्ट, ठीक है। अगला ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल। कोई बताएगा ये किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? आर्य मंजूश्री मूलकल किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से संबंधित ये एक धर्म ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। 6वीं 7वीं से 8वीं मतलब
600 ईस्वी से लेके 799 ईस्वी तक की कालखंड की घटनाएं हमें आर्यमंजूश्री मूलकल्प से ज्ञात होती हैं। आर्यमंजूश्री मूलकल्प हर्षकालीन कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करता है, जैसे हर्ष ने किन किन क्षेत्रों में विजय अभियान संपादित किए थे, किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, किन किन क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था, इत्यादि बातों की जानकारी हमें आर्यमंजूश्री मूलकल्प से होती है। ठीक है, ये इसके लेखक एक बार हमको देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, कोई बौद्ध भिक्षु ही रहे होंगे आर्यमंजूश्री मूलकल्प के लेखक, मैं देख के आपको बताऊं। ठीक है, अगला ग्रंथ है नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये तीनों ग्रंथ लिखा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन जो इस राजवंश का राजा है, ठीक है, एक राजा के रूप में जब हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो वो एक कुशल प्रशासक, एक समरशूर और युद्ध प्रिय शासक हमें दिखाई देता है। लेकिन इतना होने के बावजूद हर्षवर्धन के विषय में कहा जाता है कि वो बड़ा विद्वान व्यक्ति था, नाना प्रकार की विधाएं उसे ज्ञात थी, उसने कई ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में से ये तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। इन तीनों ग्रंथों के लेखन का श्रेय हर्षवर्धन को दिया है। हर्षवर्धन के विषय में कहा गया है कि वह जिस कुशलता के साथ तलवार पकड़ता था, उतनी ही निपुणता के साथ वो लेखनी पकड़ने में भी समर्थ था। यानी कि एक ओर वो तलवार लेकर एक राजा का धर्म निभाते हुए, एक समरशूर राजा के गुणों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध क्षेत्र में जितनी ख्याति अर्जित करता था, शांति के काल में वो अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में नई नई विधाओं का सृजन करता था। जैसे आपने पढ़ा होगा इसके पहले समुद्रगुप्त के विषय, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां आप देखिए। समुद्रगुप्त गुप्त वंशीय शासक है और गुप्त साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसार विस्तार का यश उसे प्राप्त है। पूरा जीवन युद्ध में बिताया। आर्यावर्त का प्रथम अभियान, आर्यावर्त का द्वितीय अभियान, आठवीं राज्य विजय, दक्षिणापथ अभियान, प्रत्यंत राज्य विजय, गणराज्य विजय, 100 से ज्यादा युद्ध लड़ा। आप उसकी मुद्राएं देखिए समुद्रगुप्त की, समर्शक वितत विजयो जितर ऊर्जितो देवम जय। 100 युद्धों के विजेता राजा समुद्रगुप्त की जय। ये मुद्रा ले। प्रयाग प्रशस्ति में उसे समर्शतावतरण दक्षस्य कहा गया है। 100 भूमि में उतरने में दक्ष था, 100 युद्ध भूमि में उतरने में दक्ष था। लेकिन उसी प्रयाग प्रशस्ति में आप देखिए समुद्रगुप्त के लिए कहा जा रहा है विद्वत जनोक्त जीव्यानेक काव्य विज्ञान प्रतिष्ठित कविराज सप्तस्य। यानी कि वो अपनी विद्वत सभा का उपजीव्य था। उपजीव्य का मतलब होता है जिससे प्रेरणा लेकर बाद के कवि अपनी साहित्यिक रचनाएं करते हैं और उससे अर्थ कमाते हैं, अर्थार्जन करते हैं। उस व्यक्ति को उपजीव्य कहा जाता है। उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उपजीव्य कहा जाता है। जैसे रामायण और महाभारत ये हमारे उपजीव्य ग्रंथ हैं। इन्हीं ग्रंथों पर टीकाएं लिख लिख के पता नहीं कितने ब्राह्मणों ने अपना भरण पोषण कर लिया और आज भी कर रहे हैं। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे महाकाव्य ये सब उपजीव्य काव्य हैं। इसी तरह समुद्रगुप्त को उसकी विद्वत सभा का उपजीव्य कहा गया। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो समुद्रगुप्त और हर्षवर्धन लगभग एक टक्कर के शासक हमें दिखाई देते हैं, एक जैसे शासक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। खैर, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये तीनों हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए संस्कृत काव्य हैं, संस्कृत नाटक हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण स्रोत है और उस स्रोत का नाम है CUE। एक चीन का यात्री था जिसका नाम था वेई सॉन्ग। ठीक है, कहीं कहीं इसका नाम श्वान च्वान भी मिलता है और कहीं कहीं इसका नाम
वेनसॉन्ग, शुआनचांग और युआन चुआन भी मिलता है। खैर युआन चुआन कहिए चाहे वेनसॉन्ग कहिए चाहे एक को क्या बताया है वेनसॉन्ग, शुआनचांग और याद इसका क्या नाम है? कहीं कहीं इसका नाम शुआनचांग मिलता है, कहीं कहीं वेनसॉन्ग मिलता है और कहीं कहीं युआनचांग मिलता है। ये जो भी नाम मिले मतलब उसी वेनसॉन्ग से है, जो चीन का एक यात्री था। हर्षवर्धन जिस समय भारत में शासन कर रहा था उस समय भारत की यात्रा पर वो वेनसॉन्ग आया था। बौद्ध धर्मावलंबी था। बौद्ध धर्म के विषय में और ज्यादा से ज्यादा जानने की जिज्ञासा लेकर वो भारत आया था। बौद्ध धर्म में गहरे अध्ययन की आशा लेकर वो भारत आया था। और जब वो भारत आया उस समय भारत का शासक, उत्तर भारत का शासक, क्योंकि चीन के रास्ते आप नक्शा देख रहे होंगे, चीन के रास्ते ऐसे बैक्टीरिया होते हुए भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से प्रवेश करता है वेनसॉन्ग और आते आते आता है थानेश्वर, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी। तो वेनसॉन्ग भारत आता है, हर्षवर्धन के संरक्षण में भारत में वर्षों तक रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म के संदर्भ में विशेष अध्ययन करता है। और इतना ही नहीं, वेनसॉन्ग हर्षवर्धन के संरक्षण में ही भारत का भ्रमण भी करता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य जितना बड़ा था उस साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के बाहर के क्षेत्रों में भी वो भ्रमण करने के उद्देश्य से जाता है। और अपने इस प्रवास के दौरान, अपने इस भ्रमण के दौरान वेनसॉन्ग भारत के विषय में जो कुछ भी जानता है, देखता है, सुनता है, भारत के समाज के बारे में, भारत की राजनीति के बारे में, भारत के धर्म के बारे में, भारत की जलवायु के बारे में, भारत की परंपराओं के बारे में, भारत के रीति रिवाज के बारे में, जो कुछ भी वेनसॉन्ग ने जाना, देखा, सुना, समझा, वो सारी बातें अपने संस्मरण में वो नोट करता है। जैसे आप लोग कभी टूर गए हैं, टूर जाते हैं नहीं आप लोग पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोग जब टूर जाते थे अपने समय में तो एक छोटी सी डायरी लेकर के जाते थे। टूर में क्या देखे, किसी चिड़ियाघर में गए तो कौन कौन सा जानवर देखे, उस जानवर की क्या विशेषताएं थी, कहां कहां घूमे, क्या क्या खाए, ये सारी चीजें हम लोग लिखते थे। तो वो एक संस्मरण होता था। कभी 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद घूमते घामते वो डायरी हाथ में लगी और हमने खोला तो देखा अच्छा 1998 में हम यहाँ गए थे, ओहो बंदर को बिस्किट खिलाए थे, अच्छा अच्छा। वो पुरानी बातें फिर हमें याद आती हैं और हम वो बातें याद करते हैं। इसे हम संस्मरण कहते हैं। लेखन की यह विधा जो होती है वो संस्मरण कहलाती है। तो वेनसॉन्ग ने भारत के बारे में जो कुछ देखा, सुना, समझा, जाना, उसने उसे एक ग्रंथ का रूप दिया। लिख के उन सारी बातों को एक ग्रंथ का नाम दिया और वेनसॉन्ग द्वारा लिखा गया वही ग्रंथ किस नाम से जाना जाता है? सीयूकी। ठीक है, चीनी भाषा में इसका नाम है। क्योंकि वेनसॉन्ग चीन का रहने वाला था इसलिए अपने नाम जैसा अपने ग्रंथ का भी नाम रखा। ससुरा चिलपोए करके पता नहीं क्या क्या नाम होता है हम सब उनका, ज्यादा बोल दो तो जिभो वाइट के मर जाएगी, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। खैर ये हो गए साहित्यिक सूत्र, वर्धन वंश के विषय में जानकारी देने वाले साहित्यिक सूत्र। जैसे सीयूकी से आप ज्यादातर हर्षवर्धन के समय की राजनीतिक घटनाएं और हर्ष के व्यक्तिगत उपलब्धियों के विषय में जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों में। पुरातात्विक साक्ष्य, और पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहले आते हैं हम लोग अभिलेखों। हर्षवर्धन के शासनकाल के कुछ बड़े ही प्रसिद्ध अभिलेख हैं, जिन अभिलेखों के द्वारा हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रमाणिक विवरण हमें प्राप्त होता है, ऑथेंटिक डाटा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे हर्षवर्धन द्वारा उत्कीर्ण कराया गया उसका एक बड़ा प्रसिद्ध अभिलेख है जिसे हम जानते हैं बसखेड़ा अभिलेख के नाम से। ठीक है, हर्षवर्धन का ये या हर्षवर्धन के विषय में जानकारी देने वाला ये
प्रामाणिक अभिलेख माना जाता है बसखेड़ा अभिलेख। बसखेड़ा अभिलेख कहां से मिला है भाई? बसखेड़ा अभिलेख मिला है बसखेड़ा नामक स्थान से। यह बसखेड़ा नामक स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर। और शाहजहांपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से बसखेड़ा नामक स्थान से हर्षवर्धन का यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख एक और कारण से बड़ा महत्वपूर्ण है। वही कारण है जो कारण हरहा अभिलेख के प्रसिद्ध होने के है, तिथि का अंकन। बहुत सही। जैसे आपने हरहा अभिलेख पढ़ा था, हरहा अभिलेख में तिथि का अंकन है, तिथि युक्त लेख है हरहा अभिलेख। उसी तरीके से ये बसखेड़ा अभिलेख भी तिथि युक्त है। और इस अभिलेख में हर्ष संवत 22 का उल्लेख है। यानी कि हर्ष संवत 22 में इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराया गया था। भारत में काल गणना की तमाम पद्धतियां हैं, काल गणना के तमाम संवत प्रचलित हैं, आप जानते हैं। ईसाई संवत है जिसे हम ईसवी संवत के नाम से जानते हैं। इसके अलावा विक्रमी संवत है, इसके अलावा शक संवत है, इसके अलावा युधिष्ठिर संवत है। तमाम संवत है। भारत में काल गणना के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो तमाम संवत का प्रयोग भारत में होता है। पंडित जी लोग जब आते हैं घर पे, पंडित जी लोग के पास क्या होता है? पत्रा होता है। तो पत्रा में जो काल गणना होती है, या तो वो शक संवत की काल गणना होती है या विक्रम संवत की काल गणना होती है। पत्रा के निर्माण का आधार, पत्रा के काल गणना का आधार या तो शक संवत होता है या विक्रम संवत होता है। भारत में अलग अलग समयों पर अलग अलग संवतों का प्रवर्तन हुआ है और इसके विषय में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। लेकिन आप लोग का मुंह देख के लग रहा है कि आपके चेहरे में 12 बजे हुए हैं और आप लोगों को कुछ नहीं पता है संवतों के विषय में। सब बताए थे हम तो कह ही रहे हैं कि हम बताएं, लेकिन आप लोग का चेहरा देख के लग रहा है कि आप लोग संवत के विषय में कुछ जान नहीं रहे। वर्तमान समय में आप जिस संवत के अंतर्गत सामान्य रूप से काल गणना करते हैं वो कौन सा संवत है? ईसवी संवत। हम लोग कहते हैं ना इस समय क्या चल रहा है, कौन सा वर्ष चल रहा है? 2022। क्या? ईसवी। ये ईसवी संवत कब प्रारंभ हुआ? आज से 2022 साल पहले। किस उपलक्ष्य में? ईसा मसीह की जन्म। ये हमारा संवत नहीं है, ये हिंदू संस्कृति का संवत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं तो हम क्रिश्चियनिटी के गुलाम रहे, ईसाई धर्म के गुलाम रहे, क्योंकि अंग्रेजों का धर्म था क्या? क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, उन्होंने अपनी संस्कृति हम पर थोप दी और हम पहले से ही बड़े बुद्धिमान थे, हमारे ऊपर थोप दी गई तो हम आज भी गधे की तरह जोत रहे हैं। ठीक है, ईसा मसीह जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनका जन्म आज से लगभग 2022 साल पहले हुआ था और उनके जन्म के उपलक्ष्य में ही उस समुदाय के लोगों ने एक नया संवत प्रवर्तित किया, काल गणना प्रारंभ किया, जिसे हम ईसवी संवत के नाम से जानते हैं। भारत में इसके पहले से ही काल गणना के बहुत से संवत प्रचलन में थे, जैसे युधिष्ठिर संवत। आज के समय में अगर देखेंगे कि आज युधिष्ठिर संवत का कौन सा वर्ष चल रहा है, तो 5378 ये युधिष्ठिर संवत चल रहा है। यानी कि युधिष्ठिर संवत की स्थापना कब हुई थी? आज से 5378 साल पहले युधिष्ठिर संवत की स्थापना की गई थी। भारत में काल गणना का आधार ये भी रहा। इसके अलावा भारत में काल गणनाएं विक्रमी संवत में की जाती हैं। विक्रम संवत, आज विक्रम संवत कितना चल रहा है? 2078। आज विक्रम संवत कितना चल रहा है? 2078। 2078वीं विक्रमी इस समय चल रही है। इसी तरह शक संवत,
1944 शक संवत चल रहा है आपका 1944 शके। ये सब कैसे काउंट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये भी हम आपको बताएं। विक्रम संवत ईसवी संवत यानी ईसा मसीह के जन्म के 56 वर्ष पूर्व यानी कि 56 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया गया था उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य के द्वारा। तो 2022 में 56 आप जोड़ दीजिए, आपका आ जाएगा 2078। शक संवत कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क के राज्यारोहण से हम इसकी गणना करते हैं और कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? 78 ईस्वी। 2022 में से 78 घटा दीजिए, 1944 आ जाएगा आपका। ये सारी बातें आप लोग को बताई, लेकिन बावजूद इसके आप लोग भूल गए। इसी तरह बसखेड़ा अभिलेख में हर्ष संवत 22 का उल्लेख है, यानी कि हर्षवर्धन जब सिंहासनारूढ़ होता है तो वो एक नए संवत का प्रवर्तन करता है, जिसे इतिहास में हम हर्ष संवत के नाम से जानते हैं। और हर्ष संवत प्रारंभ कब हुआ? 606 ईस्वी, यानी कि 606 ईस्वी में हर्षवर्धन सिंहासनारूढ़ हुआ और उसी के उपलक्ष्य में इसी तिथि से हर्ष संवत प्रारंभ हुआ। और यह अभिलेख कब लिखवाया जा रहा है? हर्ष संवत 22 को, यानी कि इससे 22 साल बाद। तो अगर ईसवी सन में गणना करनी रहे कि बसखेड़ा अभिलेख कब लिखवाया गया, हर्ष संवत में तो हम जानते हैं हर्ष संवत 22 में लिखवाया गया, लेकिन ईसवी संवत कितने में खुलवाया गया ये हम कैसे बताएंगे? सीधी सी बात है, 22 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 628। बसखेड़ा अभिलेख कब खुलवाया गया? 628। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसको नहीं समझ में आ रहा है जरा बताएं, तो हम एक और एग्जांपल देके समझाएं। दीपशिखा तुमको समझ में आ रहा है? क्यों जोड़ेंगे? क्यों जोड़ेंगे? 22वें संवत हर संवत जो है ना 22 लिखा है, इसलिए इसको जोड़ देते हैं। हर संवत 25 लिखा हो तो घटा देते क्या? नहीं है वो ही सर समझा नहीं पा रही, लेकिन हमको समझ में आ रहा है। तुम किस सन में पैदा हुए? 2003 में, ठीक है। आज क्या चल रहा है? 2003 में जब तुम पैदा हुए तो 2004 में क्या साल की हुई? 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो या तो इस तरह से जोड़ दो एक एक साल करके और देख लो 2022 में क्या साल की हो, या 2022 में से 2006 घटा दो, 3 घटा, हाँ 2003 घटा दो, एज मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि जिस समय तुम पैदा हुए, जिस समय हर्ष संवत पैदा हुआ, उस पैदा होने के 22 साल बाद ये अभिलेख खुलवाया गया। तो जिस समय पैदा हुआ ये हर्ष संवत, उसमें 22 साल जोड़ दीजिए, ईसवी सन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बसखेड़ा अभिलेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है राजनैतिक दृष्टिकोण। इस बसखेड़ा अभिलेख से हर्षवर्धन के शासन काल की बहुत सी ऑथेंटिक सूचनाएं, प्रमाणिक सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। एक तो सबसे प्रमाणिक सूचना ये मिल जाती है कि यह अभिलेख हर्ष संवत 22 में है, यानी कि हर्षवर्धन ने कोई संवत चलाया, ठीक है। दूसरा, इस अभिलेख में हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार पर चर्चा की गई। इस अभिलेख में हर्षवर्धन के शासन प्रबंधन के विषय में चर्चा की गई है, कैसे कैसे अधिकारी उसके शासन में नियुक्त थे। इस अभिलेख में हर्षवर्धन द्वारा जीते गए राज्यों के विषय में जानकारी मिलती है, प्रमाणिक जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस दृष्टिकोण से यह अभिलेख बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये बसखेड़ा अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का उद्देश्य क्या था हर्षवर्धन का? इस उद्देश्य से, जैसे देखिए हर अभिलेख किसी न किसी उद्देश्य से उत्कीर्ण करवाया जाता है, करवाया जाता था। ये बसखेड़ा अभिलेख जो आप देख रहे हैं, ये बसखेड़ा अभिलेख इस अभिलेख को उत्कीर्ण कराने का उद्देश्य था अहिछत्र भुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव का दान इसने एक ब्राह्मण को किया था, जिस ब्राह्मण का नाम
जिस ब्राह्मण का नाम वर्तमान समय में मैं भूल रहा हूं, आपको बता दूंगा, ये अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था अहिंसक मुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर नामक गांव का दान एक ब्राह्मण को किया था हर्षवर्धन ने। तो उसी के दस्तावेज के रूप में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया है। ये किसी पत्थर उत्थर पे नहीं उत्कीर्ण कराया गया है, ये पत्थर पे, चांदी के पत्थर अथवा तांबे के पत्र पर यह अभिलेख पूरा का पूरा उत्कीर्ण है। ठीक है। प्राचीन काल में दान मान भी जो राजा द्वारा दिए जाते थे वैसे ही थोड़े दे दिए जाते थे कि जाओ फलाने 4 बीघा दे दे रहे हैं, जाओ फलाने 5 बीघा दे दे रहे हैं। इसका भी एक दस्तावेज बनता था। जैसे आज के समय में आप कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो बाकायदा उसकी रजिस्ट्री होती है, उसका एक प्रपत्र बनता है, एक वो बनता है, सेल पेपर जिसको आप कह सकते हैं, वो बनता है और वो आपके पास रहना चाहिए, वरना आप कैसे बताएंगे कि ये जमीन हमारी है? कोई प्रमाण होना चाहिए आपके पास ना। उसी तरह प्राचीन काल में जब शासक किसी को कोई दान देते थे, कोई अनुदान देते थे, तो उस दान पर उस संबंधित व्यक्ति के अधिकार को पुष्ट करने के लिए इसी तरीके का एक दस्तावेज तैयार कराते थे और उस व्यक्ति को दे देते थे, ताकि भविष्य में अगर कोई पूछे कि इस जमीन पर आपका अधिकार कैसे है, कोई प्रमाण है आपके पास, तो आप दिखा सकते कि हाँ देखो राजा ने हमको ये दान में दिया था और उसका ये दस्तावेज है। ठीक है। तो इस मसखेड़ा अभिलेख को उत्कीर्ण कराने का उद्देश्य था अहिंसक मुक्ति के अंगदिया विषय के मरकट सागर गांव का दान उसने एक ब्राह्मण को किया था और उस दान के दस्तावेज के रूप में यह अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। अब ये भूक्ति और विषय क्या है? गांव को आप समझ रहे हैं, विषय और भूक्ति क्या है इसके विषय में भी बताया गया। दिमाग रिकॉल नहीं कर पा रहा है। गुप्त राजवंश पढ़ाने के दौरान पढ़ाया गया। समुद्रगुप्त को पढ़ाते समय बताया गया। कुछ याद आ रहा? समुद्रगुप्त द्वारा जो विदेशी राज्यों की विजय का सूचना प्रयाग प्रशस्ति में उत्कीर्ण है, वो क्या लिखा है? दैवपुत्र शाही शाहानुशाही शक मुरुंडय संकल्कादिति सर्वदीपवासिनी आत्मनिवेदन कन्योपायन दान गरुड़ मदक स्व विषय भूक्ति शास्त्रस्य आज्ञा उपाय सेवा के बाहुदीर प्रसिद्ध निबंध। ये उल्लेख वहां विषय और भूक्ति का जिक्र हुआ था और मैंने वहां बताया था साम्राज्य से छोटी इकाई राज्य, राज्य की छोटी इकाई राज्य से छोटी इकाई भुक्ति, भुक्ति से छोटी इकाई विषय और सबसे छोटी इकाई गांव। जैसे वर्तमान समय में आपका एक जिला है ना? जिला में तहसील है, सबकी अलग अलग तहसील है। तो तहसील जिला से छोटी इकाई हो गई। तहसील के बाद ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद गांव। ये प्रशासनिक इकाइयां हुई ना। सबसे छोटी इकाई गांव, गांव से बड़ी ब्लॉक, ब्लॉक से बड़ी तहसील और तहसील से बड़ा जिला, जिला से बड़ा मंडल, मंडल से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश। यही तो प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो ये विषय और भुक्ति जो है वो गुप्त काल से ही प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत थी। मंडल को विषय कहा जाता था नहीं, राज्य को भुक्ति कहा जाता था और मंडल को विषय कहा जाता था। और उस मंडल में उस विषय में कई गांव होते थे। उन्हीं गांव में से एक गांव था मरकट सागर, जिसका दान हर्षवर्धन ने किसी ब्राह्मण को किया था और उसी के दस्तावेज के रूप में यह मसखेड़ा अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था। ये समझ में आया? दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है, दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है मधुबन ताम्रपत्र। ठीक है, मधुबन ताम्रपत्र। ये मधुबन ताम्रपत्र जो है ये भी उत्तर प्रदेश से ही मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील के मधुबन नामक गांव से यह अभिलेख मिला था। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील से
मधुबन नामक गांव से यह अभिलेख मिला था और इस अभिलेख में भी हर्ष संवत का प्रयोग मिलता है। हर्ष संवत 25 में यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था, यानी कि ईस्वी सन में 631 ईस्वी में। और इस अभिलेख के उत्कीर्ण का उद्देश्य था श्रावस्ती गुप्त के सोमकुंड नामक गांव का दान देना। ठीक है, 2 मिनट बैठिए, इसको खत्म कर लेते हैं। ये हो गया। तीसरा प्रमुख अभिलेख है हर्षवर्धन। तीसरा अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि अभी ये क्लास थोड़ी और लंबी चलेगी। 1-2 अभिलेख और बचे हुए हैं, कुछ मुहरे हैं, कुछ मुद्राएं हैं।